इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टेकेलबर्ग की जो ओलिगोपोली के संदर्भ में उनका मॉडल है उसकी व्याख्या चित्रों के रूप में करेंगे और इस चित्रीय व्याख्या में हम रिएक्शन कर्व, प्रतिक्रिया वक्र और आइसोप्रॉफिट कर्व, सम लाभ वक्रों का उपयोग करेंगे। इस मॉडल का जो पहला भाग है जिसको हमने गणितीय दृष्टि से फलनात्मक संबंधों के आधार पर व्याख्या किया है और वहाँ पर हमने कूर्नो मॉडल की तुलना करते हुए इस मॉडल को प्रस्तुत किया है। हमने देखा है कि इस मॉडल में सीक्वेंशियल गेम थियरी, अनुक्रमिक खेल का जो सिद्धांत है उसका पालन हुआ है, जिसमें दो फर्में हैं, फर्म 1 और फर्म 2। पहली फर्म लीडर फर्म है और दूसरी फर्म फॉलोवर है और लीडर फर्म पहले कार्य शुरू करती है और उसके प्रत्युत्तर में फॉलोवर फर्म अपना उत्पादन करती है। दोनों इस दृष्टि को ध्यान में रखते हैं कि उनके लाभ अधिकतम हो। तो यहाँ पर जो गेम है सीक्वेंशियल है, पहले एक उत्पादन शुरू करता है फिर दूसरा, और जो दूसरा करता है या करेगा उसको ध्यान में रखते हुए फर्म 1 जो है वो अपने निर्णय को लेती है। यहाँ हम बता चुके हैं कि दोनों फर्में बाजार की सभी दशाओं से पूर्णतः अवगत हैं और उनको ये पता है कि एक फर्म क्या करने वाली है और दूसरी फर्म उसके प्रत्युत्तर में क्या करने वाली है, और उन सबको ध्यान में रखते हुए वो निर्णय लेते हैं। और उस आधार पर हमने वहाँ जो परिणाम निकाले हैं वो परिणाम ये थे कि लीडर फर्म कुर्नाट या कुर्नो नैश इक्विलिब्रियम में जो उसका उत्पादन था उस उत्पादन से ज़्यादा उत्पादन करेगी और उसका लाभ भी वहाँ से ज़्यादा होगा, जबकि फॉलोवर फर्म का उत्पादन कुर्नो नैश इक्विलिब्रियम की तुलना में कम होगा। और क्योंकि आइसोप्रॉफिट कर्व का प्रयोग स्टेकेलबर्ग ने ही किया है और पहले हम लोग इसको स्टेकेलबर्ग इंडिफरेंस कर्व के रूप में जानते थे, और इस नाते हम उन वक्रों के प्रयोग के माध्यम से, उपयोग के माध्यम से उनके संतुलन को दिखाने का प्रयास करेंगे। पीछे हमारे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, एक वीडियो रिएक्शन कर्व पर है, प्रतिक्रिया वक्र पर है, और एक वीडियो आइसोप्रॉफिट कर्व पर है। इसको पढ़ने से पूर्व आप दोनों वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, और तब यहाँ समझने में आपको ज़्यादा सुविधा होगी। उनके निष्कर्ष मैं यहाँ आपको बताते चलूँगा। ये पहला चित्र है जिसमें 2 रिएक्शन कर्व फर्म 1 और फर्म 2 के खींचे गए हैं, और जो फर्म 1 और फर्म 2 के रिएक्शन कर्व होते हैं वो जो लागत और आय की दशाएं या बाजार की मांग वक्र होता है उनके आधार पर दोनों के मिलते हैं। जब हम वहाँ जाएंगे रिएक्शन कर्व वाले वीडियो में तो वहाँ हम पाएंगे कि कुर्नो नैश इक्विलिब्रियम में जो फर्म 1 का उत्पादन, जिसको हम लोग Y1 कह रहे हैं, और जिसको हम Y2 कह रहे हैं, फर्म 2 का उत्पादन, दोनों का संतुलन में जो मान होता है, उसकी जो इक्वेशन होती है, वही उनके रिएक्शन कर्व होते हैं
और उनको हम ग्राफ पर जब प्लॉट करते हैं तो वो भी चित्रण वहाँ हमने देखा है कि इस इक्वेशन में जब हम एक बार y का मान 0 रखते हैं y1 का, और एक बार y2 का मान 0 रखते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो दोनों अक्षों पर जो बिंदु आते हैं वो मिल जाते हैं। फिर दोनों बिंदुओं को हम मिला के उनके रिएक्शन कर्व पता कर लेते हैं। और आइसोप्रोफिट कर्व में हमने देखा है कि इसी रिएक्शन कर्व के किसी बिंदु पर अपने उत्पादन को वो निर्धारित करते हैं जहाँ पर उनके लाभ अधिकतम होते हैं, और जिन बिंदु पर ये उत्पादन निर्धारित करते हैं उस बिंदु पर उनके जो आइसोप्रोफिट कर्व होते हैं उनका जो उच्चतम बिंदु होता है, शीर्ष बिंदु होता है, वहाँ से गुजरता है। और जहाँ पर उस शीर्ष बिंदु पर आइसोप्रोफिट कर्व का जो स्लोप होता है वो शून्य होता है, और इसलिए वो अधिकतम की स्थिति को व्यक्त करता है। तो इस वक्र में ये R1 डैश ये फर्म ए का रिएक्शन कर्व है। R से डिनोट इसीलिए किया गया कि आपको लगे ये रिएक्शन कर्व है। 1 है फर्म 1 का। इसी तरह से R1 और R2 और R2 डैश जो है ये फर्म 2 का रिएक्शन कर्व है। दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, और कूर्नो-नैश इक्विलिब्रियम के अनुरूप जिस बिंदु पर दोनों के रिएक्शन कर्व काटते हैं वही बिंदु दोनों के लिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, और वहीं से दोनों की मात्राएं निर्धारित होती हैं जो उनको अधिकतम लाभ उपलब्ध कराती हैं। तो इस चित्र में इस बिंदु पर जो कूर्नो-नैश इक्विलिब्रियम है उसके द्वारा फर्म 1 जो है वो y1 स्टार और फर्म 2 जो है y2 स्टार का उत्पादन करेगी। इस पर y2 की मात्रा प्रदर्शित है, इस पर y1 की मात्रा प्रदर्शित है। ये हम पिछले सारे चित्रों में इसी तरह से बनाते आए हैं। तो इस प्रकार से ये है, और जब ये है तो इस बिंदु से दोनों के एक आइसोप्रोफिट कर्व गुजरेंगे, और जो कर्व गुजरेगा वो वक्र का उस बिंदु पर उच्चतम बिंदु होगा, शीर्ष होगा, टॉप्स होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु जो देखिए ये R1 डैश जो है फर्म 1 का रिएक्शन कर्व है, और फर्म 1 का उत्पादन जो है वो y1 स्टार है, और ये संस्थित की बिंदु है। और इसका जो कर्व बनता है वो हम लोग वहाँ से देख लेंगे आइसोप्रोफिट कर्व से कि ए वक्र का कर्व जिस अक्ष पर ए की वस्तु दिखाई जाती है, जैसे यहाँ x अक्ष पर उसकी वस्तु दिखाई जाती है, उसको वो कनकेव होता है, नतोदर होता है, तो ये ऐसे कनकेव बनेगा। और जिस बिंदु पर संतुलन होगा कूर्नो-नैश उस बिंदु पर इसका उच्चतम बिंदु होगा, अर्थात इस बिंदु के पहले ये वक्र नीचे गिरेगा, इस बिंदु के इस साइड भी नीचे गिरेगा, ये इसका उच्चतम बिंदु होगा। फर्म जो 2 है उसका उत्पादन y अक्ष पर दिखाया गया है, और इस नाते उसका जो आइसोप्रोफिट कर्व है वो y अक्ष की ओर नतोदर होगा, और उसका स्वरूप जो है इस तरह का होगा। ये है P2 डैश, ये है P1 डैश, और ये ई बिंदु से गुजरते हुए जा रहे हैं। ई बिंदु पर फर्म ए का जो आइसोप्रोफिट कर्व है वो भी अपने शीर्ष बिंदु पर है, और ये भी अपने शीर्ष बिंदु पर है। और इस प्रकार से ये स्थिति है जब कूर्नो-नैश इक्विलिब्रियम हम दिखाते हैं, और वहाँ पर हमने दोनों स्थितियाँ प्रकट कर दी हैं कि दोनों के रिएक्शन कर्व वहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, और दोनों के जो ये आइसोप्रोफिट कर्व है वो भी इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और इस प्रकार ये जो बिंदु है ये कूर्नो-नैश इक्विलिब्रियम के संतुलन का बिंदु, और इसके द्वारा दोनों वस्तुओं के उत्पादन निर्धारित हैं, और इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन पर फर्म ए का लाभ अधिकतम भी है और फर्म बी का भी लाभ अधिकतम है। यहाँ पर
ये एरो का चिन्ह लगा हुआ है, और जो एरो का चिन्ह ये बताता है कि ये जो वक्र हैं आइसोप्रॉफिट कर्व, ये जितने ही नीचे जाएंगे उस पर लाभ का स्तर उतना ही ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि आइसोप्रॉफिट कर्व में एक वक्र पर सारे बिंदुओं पर लाभ का स्तर समान होता है, लेकिन अगर वक्र और नीचे जाएगा तो उस पर लाभ का स्तर बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे वक्र नीचे जाएगा वैसे वैसे लाभ के बढ़ते हुए वो स्तर को दिखाएगा। यद्यपि हर वक्र पर लाभ का स्तर प्रत्येक बिंदु पर समान रहेगा, इसी नाते वो आइसोप्रॉफिट कर्व है। लेकिन अगर कई कर्व खींचे जाते हैं तो इस स्थिति में, जैसा कि ये चित्र की स्थिति है, इसमें जैसे वक्र नीचे जाएगा उसको लाभ के ऊंचे स्तर को प्रदर्शित करेगा। जैसे अगर कोई वक्र इधर नीचे से जाएगा तो ये नीचे वाला वक्र इसकी तुलना में अधिक लाभ को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पर लिख दिया गया है y1 y2, ये स्टार के जो ये उत्पादन है y1 स्टार y2 स्टार, ये Cn का मतलब है कूर्नो नैश इक्विलिब्रियम को प्रदर्शित करते हैं। इस बिंदु से ये निर्धारित है। ये हम बता चुके हैं आपको। R1 डैश फर्म 1 का रिएक्शन कर्व है और ये फर्म 2 का रिएक्शन कर्व है। तो ये सारी स्थिति रिएक्शन कर्व और आइसोप्रॉफिट कर्व के माध्यम से दिखाई गई है। अब हम आएंगे कि स्टैकेलबर्ग की इक्विलिब्रियम को अगर हम ढूंढने का प्रयास करें तो वो कहाँ होगी। तो यहाँ पर हमने इस चित्र को अलग से बना दिया है, केवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लीडर जो है फर्म 1 उसके संतुलन को निर्धारित करेंगे और ये देखेंगे कि वो कुल कितना उत्पादन करेगा। उस स्थिति में जब सीक्वेंशियल गेम होगा, अर्थात पहले ए उत्पादन करेगा, उसके उत्पादन को देखते हुए जो दूसरा उत्पादक है फर्म 2 वो अपने निर्णय लेगी, और जो निर्णय वो लेगी उस निर्णय के बारे में इसको अंदाज रहेगा, क्योंकि बाजार की सारी स्थितियों का पता दोनों को है। इस नाते उस चीज़ को देखते हुए कि बी क्या कर, वो फर्म 2 क्या करने वाली है, उस को देखते हुए वो निर्णय लेगा। इस नाते उसके रिएक्शन कर्व या y2 की जो रिस्पांस उसका होगा y1 के उत्पादन के संदर्भ में, उसको ध्यान में रखते हुए वो आगे निर्णय लेगा। और यदि वो ऐसा करेगा तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसे हम देखने का प्रयास करेंगे, और ये प्रभाव हम उसके इक्विलिब्रियम पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि फर्म 1 के स्टैकेलबर्ग इक्विलिब्रियम को हमको पता करना है, इस नाते हमने इसमें से फर्म 1 की स्थिति को अलग से दिखाने का प्रयास किया है। वही चित्र है जो यहाँ है, और हमने केवल एक वक्र खींचा है R2 डैश, जो फर्म 2 का वो वक्र है, क्योंकि इसी की हमको ज़रूरत है, क्योंकि इसी पर अपने रिएक्शन को वो व्यक्त करेगा। जो बेस्ट रिस्पांस होता है किसी फर्म का, वो उसके रिएक्शन पर वक्र के द्वारा जो है अभिव्यक्त होता है, और उसी पर वो अपने रिएक्शन को व्यक्त करता है। तो हम देखने का, हमको ये फर्म ए को ये देखना, फर्म 1 को, कि जब वो उत्पादन y1 का करेगा तो फर्म 2 जो है वो किस रूप में रिएक्ट करेगी, और कहाँ पर वो अपने ये रिएक्शन कर्व पर रहेगी, और जहाँ पर वो जाने वाली है उसका अनुमान वो पहले लगा लेता है। इस नाते वो वहीं उसी स्थिति को देखते हुए अपने उत्पादन को तय करेगा। तो उस स्थिति को आप ये देखें कि ये फर्म 2 का कर्व है, इस बिंदु पर कूर्नो नैश इक्विलिब्रियम है जो यहाँ से हमने ले लिया है, और इस पर ये उत्पादन है, और इस पर ये इसका जो ये वक्र था P1 डैश, मैं चाहूँ तो यहाँ फिर नाम लिख सकता हूँ P1 डैश, ये जो वक्र है ये फर्म 1 का आइसोप्रॉफिट कर्व है, और जिसका उच्चतम विद्युत संस्थित बिंदु से गुजर रहा है। उच्चतम बिंदु को देखने का एक और तरीका होता है कि y अक्ष से जो ये वक्र लाइन खींची जाती है वो आधार के समानांतर हो और इस बिंदु पर उसको स्पर्श करती हुई हो। और एक चीज़ और ध्यान दिलाई जा रही है
कि अगर कई प्रॉफिट वक्र फर्म ए के बनाए जाएंगे तो जैसे जैसे वक्र नीचे जाएगा उसकी वैल्यू हायर होती चली जाएगी, अपेक्षाकृत अधिक होती चली जाएगी। और अब हम आ रहे हैं इस तीसरे चित्र में। यहाँ पर यही वक्र बनाया हुआ है और इसी तरह का ये संतुलन बना हुआ है इस बिंदु पर। अगर मैं चाहूँ तो इस संतुलन बिंदु को हम ई डिनोट कर सकते हैं। ये ई बिंदु पर संतुलन में है, दोनों हैं। और इस बिंदु पर जो नैश इक्विलिब्रियम होगी जिसमें फर्म ए जब उत्पादन करेगी तो ये मान के चलती है कि फर्म 2 जो है वो जितना उत्पादन करती है वो करती रहेगी, और इसलिए वो फर्म 2 जिसको आज यहाँ हम फॉलोअर फर्म कह रहे हैं, उस फॉलोअर फर्म को क्या करेगी उसके बारे में वो सोचता ही नहीं। लेकिन स्टैकेलबर्ग में फर्म ए जब उत्पादन करेगी तो फर्म ए के उत्पादन को देखकर फर्म 2 जो है वो अपने बेस्ट रिस्पांस को ढूंढेगी, और जो बेस्ट रिस्पांस उसका होगा अर्थात जितने Y2 का वो उत्पादन करेगी, उस Y2 के उत्पादन को देखकर या उसके बारे में अनुमान लगाकर पहले से ही, क्योंकि उसको पता होता है कि जब ये फर्म 1 कुछ करेगी तो फर्म 2 क्या करेगी, तो फर्म 2 जो करेगी उसका अनुमान सही अनुमान परफेक्टली उसको रहेगा। और वैसी स्थिति में उस स्थिति को देखकर ये फिर ये सीक्वेंशियल मतलब ये फर्म ये 1 जो है वो अपना निर्णय लेगी। इसका मतलब उस फर्म 2 के उस उत्पादन को ध्यान में रखेगी जो वो फर्म ए के उत्पादन के सीक्वेंस में लेने वाली है, और वो प्रयास करेगी कि उसी उत्पादन पर अपना उत्पादन निर्धारित करे। अर्थात वो देखेगी कि कौन सा उत्पादन का स्तर फर्म 2 लेने वाली है, और उस पर जिसका इसका जो सबसे बेहतर विकल्प होगा, रिस्पांस होगा, वो देने का प्रयास करेगा अपने लाभ को अधिकतम करने की दृष्टि से। अब वो कैसे देगा, चित्र में जैसे देखेंगे हम, गणितीय समीकरणों में हमने देख रखा है। इसके पार्ट 1 वाले हिस्से में जब हम जाएंगे तो हमने मांग फलन में उस रिस्पांस को R2 के जो रिस्पांस है उसको वहाँ पर Y2 के मान को रख करके हल करते हैं और रिस्पांस हमको गणितीय रूप में प्राप्त हो जाता है। उसी चीज़ को रिस्पांस को यहाँ हम चित्रों के रूप में दिखाएंगे और आइसोप्रॉफिट कर्व का उपयोग करके ये रिएक्शन कर्व प्राप्त करके B2 का फर्म 2 का हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दोनों उपयोग होंगे, एक तो रिएक्शन कर्व जो फर्म 2 का है वो, और रिएक्शन कर्व के जिस बिंदु पर वो अपना Y का निर्धारण करेगा बिंदु, वो Y2 का निर्धारण करेगा वो बिंदु कहाँ होगा उसे प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे, और उस बिंदु पर अपने आइसोप्रॉफिट कर्व को फर्म 1 ले जाने का प्रयास करेगी ताकि उसकी मात्रा B2 फर्म 2 की Y2 की जो मात्रा है वो मात्रा वही रहे, और उसके अनुसार ये अपनी वस्तु की मात्रा को निर्धारित कर दे अपने लाभ को अधिकतम करते हुए। तो और लाभ अधिकतम कैसे होगा ये आइसोप्रॉफिट कर्व के माध्यम से पता चल जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग जो हमारी जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें ये जो ऊपर वाला वक्र है ये प्रारंभिक वक्र है जो यहाँ से लाया गया है, जगह कम है, ये P1 डैश वाला वक्र ऊपर है, और हम देख रहे हैं कि ये वक्र जो है इसके R2 रेखा के ऊपर से गुजर रहा है। इसका मतलब हुआ कि उसके नीचे एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर फर्म 1 का आइसोप्रॉफिट कर्व पहुँच सकता है, और वो जो वक्र होगा वो पहले वाले वक्र के नीचे होगा, और पहले वाले वक्र के नीचे कई वक्र आ सकते हैं,
और सबसे अधिकतम लाभ पहुंचाने वाला वक्र वो होगा जो उस फर्म 2 के रिएक्शन कर्व को स्पर्श कर जाए और ये प्रयास करेगा कि उस स्थिति को हम देखें जहाँ पर वो R2 पर वो निर्णय लेने वाला है अपना। तो वैसी स्थिति में हम इस वक्र को नीचे सरकाएंगे तब तक जब तक कि वह फर्म 2 के रिएक्शन कर्व को स्पर्श न कर जाए। और उस तरह का जो वक्र होगा वो जो बिंदु आर वक्र बना है, डॉटेड कर्व बना है, ये है नीचे वाला, और ये जाके यहाँ देखिए इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब अगर इसके नीचे कोई वक्र हो तो वो उस पर B2 फर्म 2 की कोई प्रतिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि वह उसके रिएक्शन कर्व के बाहर हो जाता है। तो जिस पर वो रिएक्शन करेगा वो उस स्थिति में B2 जो है वो यहाँ रिएक्ट करेगा इस बिंदु पर। नाम कोई लिखें तो लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं कह दूँ K, लेकिन ये बिंदु है जहाँ पर यह स्पर्श कर रहा है। और जब K बिंदु पर है तो इसका मतलब है कि A फर्म 1 जो उत्पादन करता है उसके रिस्पांस में वो अनुमान लगा रहा है कि फर्म 2 जो है वो अपने रिएक्शन कर्व के K बिंदु पर होगी, जहाँ पर उसका उत्पादन नीचे से देख लीजिए OQ1S होगा। और इस उत्पादन को देखते हुए इस बिंदु पर फर्म 2 का उत्पादन इधर होगा, ये Q2S। इस बिंदु पर फर्म 2 का उत्पादन इधर होगा और इस उत्पादन को देखते हुए A के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थिति वो होगी कि वो Q1S का उत्पादन करे। क्योंकि Q1S जो है उसके इस डॉटेड आइसोप्रोफिट कर्व पर स्थित है, से निर्धारित है। इसके ऊपर अगर वो जाता है तो ऊपर वाले वक्र कम लाभ दिखाते हैं। इसके नीचे अगर जाता है तो वो Y2 जो फर्म 2 है उसके पहुंच के बाहर हो जाएगा, अर्थात वो बिंदु उसके रिएक्शन कर्व पर आएंगे नहीं। तो वैसी स्थिति में फर्म 1 के लिए ये बेहतर होगा कि वो इस बिंदु द्वारा निर्धारित Q1S उत्पादन करे जब फर्म 2 Q2S उत्पादन कर रही है। और ऐसी स्थिति में दोनों के लाभ अधिकतम होंगे अपनी अपनी स्थितियों में। इन दी हुई परिस्थितियों में जब सीक्वेंशियल गेम के अनुसार दोनों रिएक्ट और एक्ट करेंगे, वैसी स्थिति में जब A उत्पादन करेगा Q1S तो B अपने रिएक्शन कर्व के अनुरूप उत्पादन करेगी Q2S। और ये निर्धारण इसके एक्शन से हो रहा है फर्म 1 के। और फर्म 1 का लाभ इसलिए अधिकतम है क्योंकि वो अपने उच्चतम आइसोप्रोफिट कर्व पर है। और फर्म 2 का उत्पादन इसलिए अधिकतम है, लाभ अधिकतम है इस उत्पादन पर, क्योंकि वह अपने रिएक्शन कर्व पर है। तो वैसी स्थिति में ये नई संतुलन का बिंदु होगा। कूलोम्ब इक्विलिब्रियम में दोनों E बिंदु द्वारा निर्धारित उत्पादन करेंगे। Q1 स्टार करेगा फर्म ये, Q2 स्टार करेगी फर्म 2। और स्टैकिलबर्ग वाले सॉल्यूशन में फर्म 1 उत्पादन करेगी Q1S और फर्म 2 उत्पादन करेगी Q2S। यस का मतलब स्टैकिलबर्ग है। तो स्टैकिलबर्ग का जो सॉल्यूशन है वो ये होगा। और यहाँ अगर हम देखें तो इस
सीक्वेंशियल गेम थियरी में उनकी थियरी साइमल्टेनियस गेम थियरी थी, जिनमें दोनों एक साथ निर्णय लेते थे, लेकिन यहाँ सीक्वेंस में निर्णय लेता है। पहला निर्णय लेगा, दूसरा क्या करेगा, तो पहला, इस तरह से। और उस स्थिति में जो संतुलन स्थापित होगा उसमें लीडर फर्म जो यहाँ हमारे उसमें फर्म 1 है, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा Q1 स्टार से बढ़ के Q1S, और ये देखिए एरो का चिन्ह लगा, इसका उत्पादन बढ़ जाएगा। लेकिन जो फॉलोअर फर्म है उसका उत्पादन पहले से घट जाएगा। तो ये स्थिति होगी, और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो लीड कर रही है फर्म, लीडर है, वो पहले के कोरोनेस्ट इक्विलिब्रियम की तुलना में ज़्यादा बेहतर स्थिति में होगी, ज़्यादा लाभ कमाएगी, ज़्यादा उत्पादन करेगी। लेकिन फॉलोअर फर्म को नेस और जो कोरोनो की इक्विलिब्रियम है उसकी तुलना में उत्पादन का स्तर उसका कम होगा और उसका लाभ भी घटेगा। तो यदि सीक्वेंशियल गेम के अनुरूप दोनों फर्में या अल्पाधिकार में फर्में रिएक्ट करती हैं तो लीडर फर्म को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ये बात इस स्टेकेलबर्ग के जो सॉल्यूशन है या उनका जो मॉडल है उससे पता चलता है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने जो न्यूमेरिकल सवाल हल किए हैं, अगर उस दृष्टि से हम देखें तो वहाँ हमने पाया था, और जो पाया था उसके कैलकुलेशन, ये उसकी इक्वेशन दी हुई है, P = 60 - YT, जहाँ YT दोनों के मांगों का योग है, और इसको हम लिख सकते हैं Y1 + Y2, और जब खोल देते हैं तो 60 - Y1 - Y2 हो जाता है। और दोनों के लागत की दशाएं दी हुई हैं। फर्म 1 की लागत की दशा है, कुल लागत है Y1² और इसकी है 15Y2 + Y2² फर्म 2 की। और इनके आधार पर जब हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं नए उसका कोरोनो का, तो ये मान आते हैं Y1* बराबर आता 13, Y2* बराबर आता 8, मतलब यहाँ 13 यहाँ 8। और जब हम स्टेकेलबर्ग के सॉल्यूशन निकालते हैं, और आप वहाँ जाके इसके पहले वाले पार्ट में देख सकते हैं, जो उत्तर आया है वो है Y1S जो है वो 13.9 था, 13 से बढ़ के 13.9 हो गया, और इसका भाग 8 से घट के 7.8 हो गया। जो इक्वेशन दी गई है उसमें जो अंतर आए हैं उससे ये आप अंदाज नहीं लगाओगे कि ये बहुत नॉमिनल अंतर, ऐसा नहीं है। जो इक्वेशन है उसमें हमको जो निष्कर्ष निकलता है वो निकल के आ गया है कि वैसी स्थिति में इसका उत्पादन बढ़ जाएगा और इसका उत्पादन पहले से घट जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए लिख दिया गया बार बार कि ये जो रिएक्शन कर्व है फॉलोअर फर्म का, और ये जो है स्टेकेलबर्ग इक्विलिब्रियम है जिस पर ये मान है Q1S और Q2S। और जैसे जैसे हम किसी प्रॉफिट कर्व पर नीचे जाते हैं तो निचले वक्र जो अक्ष की ओर जाते हैं उन पर लाभ के स्तर अधिक होते हैं। इनकी बेहतर व्याख्या या विस्तृत व्याख्या आप प्रॉफिट कर्व जहाँ पढ़ेंगे वहाँ से ले सकते हैं। तो स्टेकेलबर्ग को पढ़ने के लिए आपको कोरोनो भी पढ़ना है, आपको रिएक्शन फंक्शन भी पढ़ने हैं, रिएक्शन कर्व भी पढ़ने हैं, आपको प्रॉफिट कर्व भी पढ़ने हैं, और सबके इक्वेशन और सबके चित्रीय या ये रेखागणितीय रूपों को देखते हुए आप उसको मॉडल को गणितीय दृष्टि से भी हल कर सकते हैं और इस मॉडल को रेखा चित्रीय दृष्टि से भी हल कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अब आप कम से कम जितने मॉडल हमने अब तक पढ़ाए हैं, स्वीजी का किंग डिमांड कर्व मॉडल और कूर्ने के मॉडल पर हमने 4 वीडियो डाले हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ जाएं। लागत को शून्य मान के, लागत को पॉजिटिव मान के, दोनों फर्मों की लागत को समान मान के, दोनों फर्मों की लागत को असमान मान के न्यूमेरिकल सवाल हमने हल करके दिखाने का प्रयास किए हैं। फिर जो हमने रिएक्शन कर्व, फिर प्रॉफिट कर्व, और अब स्टेकेलबर्ग का जो मॉडल है वो
पूरी तरह से, और जानबूझ के हमने आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए इस मॉडल को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक को हमने गणितीय रूप में रखा और दूसरे को हमने रेखा गणितीय विधियों से आइसोप्रोफिट कर्व और अपने उस वक्र को से जो रिएक्शन कर्व प्रतिक्रिया वक्र हैं उनके माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।